एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास 6 का जो वीडियो क्लास 6 के का एक टॉपिक है मैथ का, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे आप। जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ओके, ये एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हालांकि देखा जाए तो रेशियो अगर कुछ नहीं, रेशियो का अगर मैं कहूँ ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी ही। अगर मैं रेशियो को सिंपल भाषा में लिखूं तो फ्रैक्शन ही है, सिर्फ फ्रैक्शन ही है। ओके, तो फ्रैक्शन को ही एक दूसरे तरीके से अगर इस तरह लिखा जाए तो उसे रेशियो बोला जाता है। ठीक, तो रेशियो के डॉट 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 द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए रेशियो ए इज टू बी इसे बोला जाता है, ए इज टू बी इसे बोला जाता है। ए रेशियो ए रेश टू बी, और ये आपका लिखने का तरीका होगा। इसमें ए अगर फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म को क्या करते हैं बी के दिए लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म को एक और नाम रहता है एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। आप लोग के आर्य सरवाल के बुक में दी हुई है। ओके, तो 3:5 है। अगर 3:5 है उसको 3/5 भी लिखा जा सकता है। रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहली चीज है, रेशियो हमें एक सिंपल भाषा में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कोई भी चीज मैं बोलूं तो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है। ठीक है, तो रेशियो की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए अगर मैं कोई चीज मिला रहा हूँ किसी भी चीज में, तो ये क्या दो चीजों को अगर मिला रहा हूँ, ठीक है, शरबत मुझे बनाना है, कुछ भी चीज करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे चीनी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, यानी चाय और सब कुछ जो बनाते हैं एक रेशियो में बनता है। अगर रेशियो बढ़ जाए घट जाए तो वही हम लोग कहते हैं कि फीका हो गया या फिर गाढ़ा हो गया। ये रेशियो पे ही डिपेंड करता है आप किस हिसाब से रेशियो किसी भी चीज को बनाने में लगा रहे हैं। ओके, तो उसको समझते हैं और इस तरह से हम रेशियोज को लिखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बुक के हिसाब से कुछ चीजें हैं। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में समझते हैं। नो दैट फ्रैक्शन डज नॉट चेंज व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो। आप जानते हो किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से नॉन जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर से आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हो तो उसका फिगर चेंज हो जाता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती। उसी तरह से रेशियो का भी है। अगर रेशियोज के दोनों नंबरों में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आप एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वह इक्विवेलेंस रेशियो होगा, यानी कहने के लिए वो बराबर ही होगा, भले देखने में थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। जैसे उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते थे, उसी तरह से इसको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। दूसरी चीज, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट जो भी रेशियो कोई भी चीज दिया रहता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। यानी रेशियो हम ऐसा नहीं पूरा बड़ा बड़ा नंबर करके बोलेंगे। हाँ, जितना वो रिड्यूस हो सके ऊपर नीचे, जितना हम उसको डिवाइड कर सके जब जितना नंबर तक तब तक हम करते हैं। उसके बाद से वो क्या होता है सिंपल फॉर्म में रहता है। जैसे अगर लिखा है 5/10 तो इसको आपको पता है कि दोनों को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 2। तो ये आप रेशियो में लिखोगे तो 1:2 लिखोगे, ना कि 5:10 लिखोगे, क्योंकि सिंपल फॉर्म में रेशियो अधिकतर लिखा जाता है। तो सिंपल फॉर्म 1:2 है। चाहे 5/10 कहो, चाहे 5:10 कहो, चाहे 1:2 कहो, ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब मैं कुछ आपको इसके रिड्यूस करने के भी प्रोसेस पूछ सकता है। ठीक है, रिड्यूस कीजिए, कन्वर्ट 40/25। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा किस किस नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर से वो डिवीजन हो रहा है कि नहीं। अगर डिवीजन हो जा रहा है तो उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, आपका वो रेशियो आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। और चीज है रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन सेम यूनिट। ध्यान रहे अगर किसी भी चीज का
किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो तो दोनों का रेशियो जब लोगे तो सेम यूनिट में करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 लीटर में और 1 ml में करके हम रेशियो निकालेंगे, गलत हो जाएगा। दोनों को ml में कर लीजिए तब सही है, दोनों को लीटर में कर लीजिए तब एक रेशियो लीजिए तब सही है। यानी जिस भी क्वांटिटी का रेशियो, और ध्यान रहे जिस भी क्वांटिटी का आप रेशियो ले रहे हो वो सेम यूनिट में होने चाहिए। यानी मीटर में है तो मीटर में नीचे वाला होना चाहिए, एक नहीं कि 1 मिलीमीटर में है 1 मीटर में है, आप उस तरह रेशियो ले लोगे गलत हो जाएगा। तो रेशियो में यूनिट का सेम होना पड़ेगा, और यूनिट को सेम करना आपको यूनिट वाले मेथड से आप कर सकते हो। ओके, आप इस एक्सरसाइज से बहुत सारे इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोग करेंगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और करके मुझे बताइएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे आपको 40 सेंटीमीटर टू रेशियो बताना है, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, इसका रेशियो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? तो आपको पता है कि इसको मैं मीटर में मीटर में है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपको खाली 1.5 मीटर को चेंज करना है, तो 1.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। लेकिन 1500 में एक पॉइंट लगेगा तो 150 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगने से जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी 150 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे 40 सेंटीमीटर टू 1.5 को आप लिख सकते हो 150 सेंटीमीटर, इस तरह से होगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 40:150, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 से हेलो आप चाहो तो फ्रैक्शन में लिख के डिवाइड कर सकते हो, ये 4:15 हो जाएगा। यानी इसका जो रेशियो होगा, ध्यान रहे कि रेशियो एक यूनिटलेस होता है, क्योंकि ऊपर भी यूनिट नीचे भी यूनिट यूनिट कट जाते हैं। तो फ्रैक्शन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। ओके, आप इसके क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो, ब्लैंक्स में दिया होगा, फिल द ब्लैंक्स टाइप में बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, एक और चीज है, एक चीज को और समझते हैं, दूसरे एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ध्यान दो, 4 नंबर्स आर रेशियो, अगर मैं कहूँ 4 नंबर है, उनका एक प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर इन प्रोपोर्शन अगर कहें, 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में है मतलब इक्वल है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, यानी A रेशियो B C रेशियो D के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के इसको फर्स्ट फोर्थ जो वाला, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, इसको एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। क्या नाम है? एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। और इन दोनों को मिडिल टर्म कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। इसमें कुछ ऐसे नंबर जो नहीं पता होगा तो उसको x मान के आप कर सकते हो। इसका एक फॉर्मेट बनता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी अगर एक्सट्रीम नंबरों का मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या? मिडिल। जो मिडिल टर्म होते हैं उनके प्रोडक्ट के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म आप लिखोगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ध्यान से समझो, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब A और D एक्सट्रीम है, A और D क्या है? एक्सट्रीम है। तो A into D ऑलवेज इक्वल टू B into C, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखो, अब ये समझ में आ गया। अब अगले एक्सरसाइज को, प्रोपोर्शन का मतलब समझ में है, इक्वल के लिए जो किया जाता है, इक्वल के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की। किसकी? यूनिटरी मेथड की। ये तीसरे का है, लगभग वर्ड प्रॉब्लम है, आसान होता है। जैसे द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, यानी कितना भी, जैसे मैं कहूँ कि पाँच अंडे का कीमत आपको पता है, तो मैं पूछूं कि 7 अंडे का कीमत क्या होगा, तो आप पहले एक अंडे का कीमत निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 5 से, तो एक अंडे का कीमत आएगा। और उसके बाद से 7 पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे, आप सब बता सकते हो, उतना मल्टीप्लाई कर, क्योंकि एक अंडे का कीमत पता चल जाए, उसी के रिस्पेक्ट में आगे एक अंडे की कीमत। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, यूनिटरी मेथड यही बताता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस कुछ दिए रहेंगे, तो आपको 1 का निकालना है, और 1 के बाद आप जितना पूछा हो उसको आप निकाल सकते हो। जैसे कहा है, एक क्वेश्चन है, इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट 70 रुपीस, अगर 50 ऑरेंज, सॉरी 15 ऑरेंजेस का कॉस्ट है, तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹70, यानी 70 रुपए कॉस्ट है अगर आप 15 ऑरेंज खरीदते हो तो। मैंने कहा था, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट क्या होता है, आपने बोला 1 ऑरेंज का, तो आप 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 70 को डिवाइड कर दोगे 15 से, नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। तो 15 30 15 छक्के 90, 15 30 अच्छा नहीं जाएगा, काट दो, तो इसको 70/15 लिख दो। 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 2 जा 15 और 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो 14 रुपीस, 14/3 रुपीस होगा एक का कॉस्ट। ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। आपको 39 का पूछा है, तो 39 से 39 कट जाएगा, तो इसे फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। तो इतना कॉस्ट है एक ऑरेंज का, तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज, अगर आप 39 ऑरेंज लेने जाते हो, तो उसका 14/3 into 39 हो जाएगा। ये 39 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 13 into 14 क्या हो जाएगा, 13 into 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 13 से 52 का 2 कैरी में 5, 13 का 13 5 18, 13 और 13 और 5 का आ जाएगा 18, 13 और 5 का आ जाएगा 18, तो 182 रुपीस होगा अगर आप 39 ऑरेंज करने जाओगे, तो उसमें जो आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ 48 बॉक्सेस कंटेन 600 पेन्स, ठीक है, 6000 पेन्स, तो हाउ मच बॉक्सेस विल नीडेड टू फॉर 1875 पेन्स, ठीक है, 1875 पेन के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, अगर ठीक है, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 48 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 48 बॉक्सेस हैं, वह उसमें 6000 पेन आ सकते हैं, 48 बॉक्सेस में कितने पेन आ सकते हैं, तो आपको एक बॉक्सेस का पेन निकालना है, ठीक है, एक बॉक्सेस का पेन निकालना है, और जितना आएगा उतने से 1875 से डिवाइड कर देंगे, ताकि वो एक एक बॉक्सेस का पता चलता जाएगा कितना होगा। इसमें अलग तरीके से पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें लिखा है साफ साफ, थोड़ा सा अलग तरीके का है, ये देख लीजिएगा, ये 15 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 48 बॉक्सेस कंटेन्स 6000 पेन, लिखोगे 48 बॉक्सेस contains pen इक्वल टू कितने पेन्स, 6000, कितने पेन्स, 6000 पेन्स, कितने पेन्स हो गए 6000, तो इसी तरह एक बॉक्स में कितना होगा, तो दैट इज वाई से डिवाइड करके आएगा, 6000 को अगर हम 48 से डिवाइड कर दें
तो ये जो भी आएगा वो एक बॉक्स में कंटेन होगा, उतना पेन आ सकता है। तो ठीक है, तो लिखोगे क्या, काटो इसको 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 से दोनों करता है, 2 से 3 से काटो 12 और ये 15, फिर 2 से काटो, 2 2 6 जा 12, 2 से काटो, 2 7 जा 14, 1 10, 2 5 जा 10, 0, एक 6 से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, 0, 3 से नहीं जाएगा ये, ऐसे ही छोड़ दो, यानी 350 350 by 3 जो होंगे वो होंगे 350 by 3 जो है एक बॉक्स में पेन आएंगे, ये फ्रैक्शनल है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। हाँ, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब अगर आपको पेन्स गिवन है, कितने पेन्स हैं उसमें कितने आएंगे, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे किसको, जो दिए गए पेन के, तो लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने, नंबर ऑफ बॉक्सेस, लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने पेन के लिए, जितना पेन गिवन है 1875 को डिवाइड कर देंगे 350/3 से, काट दो, तो देखो मैंने कहा था ना 1875 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 से दोनों काटो, 5 7 35, 0, 5 से काटो, 5 से 15, 5 से 35, 5 5 20, फिर 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 से 35, 2 बचेगा 25, ये डेसिमल में आएगा क्या इसका रिजल्ट, जरा देखिए क्या, देखना डेसिमल में आएगा क्या, इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है क्या, हो गया, ओके, ये जो फ्रैक्शनल नंबर लाया था इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यहाँ पे मैंने इसको डिवीजन दिया है, इसका आंसर पूरी तरह से ये कट जाएगा 48 से, तो ये रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा 125, जो 125 होगा अगर आप देख लीजिएगा तो ये भी 125 बन जाएगा, अब 125 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1875 को डिवाइड करेंगे, 1875 को अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखिएगा इसका रिजल्ट 15 हो जाएगा, करके देखिए 25 25 से दोनों कटेंगे, करके आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी 15 बॉक्स, जो नंबर ऑफ बॉक्स होंगे वो नंबर ऑफ बॉक्स फॉर गिवन पेन, इतने पेन के लिए 15 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ओके, तो ये आसान सा होता है, बस दिमाग से लगाने की जरूरत है और किसी तरह से हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद।